औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 बायो को होम्योस्टेसिस के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था 11.4 डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, इसके अंदर आज हमारे पास जो सेकंड डिसऑर्डर्स इसके अंदर आती है हमारे पास, वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर से क्या मुराद है हमारे पास कि किडनी या तो कम्प्लीटली या तो पार्शली क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, वो अपना वर्क जो है वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही। या तो ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी है या तो 70 80 90% क्या हो चुकी है, किडनी अपना काम सही तरह नहीं कर पा रही। तो इसे हम क्या कह देते हैं कि किडनी फेलियर हो गई, यानी कि जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं किडनी का बेकार हो जाना। ठीक हो गया। आगे अब बात करते हैं कि किडनी फेलियर की कॉजेज़ क्या हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, किडनी क्यों हमारी फेल होती है। इसके अंदर हमारे पास जो मेन रीज़न है वो दो हैं, एक डायबिटीज़ माइलाइट्स एंड हाइपरटेंशन। अब डायबिटीज़ हम कहते हैं नॉर्मली ब्लड शुगर के जो पेशेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास टाइप्स आती हैं। तो माइलाइट्स जो हमारे पास आती है, तो ये मेलाइट्स जो है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड शुगर का जो लेवल है ना, वो ज़्यादातर क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। यानी जिसे हम कहते हैं कि इसकी शुगर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक हो गया। क्योंकि ब्लड की जो ब्लड शुगर होते हैं, यानी कि जो डायबिटीज़ होती है, इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। तो ये इसमें से जो मेलाइट्स टाइप्स है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर कि जो शुगर का जो लेवल होता है वो हमेशा क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक हो गया। फिर आ जाती है हाइपरटेंशन, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है। ये हमारे पास कुछ दो मेन रीजंस हैं। कुछ और भी रीजंस आती है हमारे पास कि इंटरप्शन आ जाए अगर ब्लड की सप्लाई को, किडनी को, यानी कि किडनी को ब्लड सप्लाई के दौरान किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, तब भी किडनी फेल हो जाती है। और थर्ड जो लास्ट है हमारे पास, वो है ड्रग्स ओवरडोज, यानी कि हमने बहुत से ज़्यादा बेतुका जैसे कहते हैं मेडिसिन खा ले, तो उससे भी क्या हो जाती है, किडनी हमारी फेल हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी सिम्टम्स की बात कर लें किडनी फेलियर्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ही हमारे पास मेन रीज़न आ जाती है कि ब्लड के अंदर लेवल, और यानी कि यूरिया और अदर जो वेस्टेज हैं, इनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो क्या हो जाता है, टोटली बहुत ज़्यादा वेस्टी हो जाता है, यानी कि डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से किडनी अपना काम सही तरह कर परफॉर्म नहीं कर पाती और दी एंड किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब इस तरह की जब किडनी में प्रॉब्लम आती है तो किडनी क्या होता है पेशेंट के साथ, एक तो उसे वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, अपना वेट जो होता है वो बहुत लूज़ कर जाता है, और फिर बहुत बार बार उसे यूरेन आता है, यूरेन के साथ साथ ब्लडिंग भी आती है। और इसके साथ एक यानी कि ये जितना भी वेस्टेड मटेरियल है, यानी कि हाई लेवल ऑफ यूरिया या अदर जो वेस्टेज ब्लड के अंदर शामिल हुए हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, लाइक हमारे जो पाँव हैं, लेग्स वगैरह हो गए, फुट हो गए, हैंड हो गई, या हमारा जो फेस होता है, इसके अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सूजन हो जाती है। अब सूजन की वजह से क्या हो जाती है, हमारी जो सांस की नाली है जो ब्रीथिंग का काम कर रही है, उसके अंदर वो शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है, नैरो होना शुरू हो जाती है स्वेलिंग की वजह से, क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी स्वेलिंग हो जाती है तो फूलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, हमारा सांस लेने में भी हमें मसला आता है। अब अगर अब अगर हम बात करें इसकी कुछ ट्रीटमेंट्स की, तो ट्रीटमेंट्स हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हमारे पास आता है डायलिसिस और एक आता है किडनी ट्रांसप्लांट। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायलिसिस क्या चीज़ होती है। डायलिसिस बेसिक तौर पे क्या होती है कि ब्लड को हम क्लीन करते हैं, ब्लड को साफ़ करते हैं आर्टिफिशियल वे के ज़रिए, मशीनरी के ज़रिए या अनदर किसी भी पार्ट के ज़रिए हम अगर ब्लड को क्लीन कर देते हैं, लेकिन वो इंटरनली ना हो, यानी कि हमारी किडनी ना कर रही हो, अनदर किसी वे से हम उसको क्लीन कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डायलिसिस कहते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि जो किडनी है हमारे पास, वो एज अ फ़िल्टर काम कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि वो ब्लड को क्या कर रही है, क्लीन कर रही होती है अदर वेस्टेड और जो पार्टिकल्स होते हैं इनसे। अब डायलिसिस भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हेमोडायलिसिस। पेरिटोनियल जो है ये हमारे पास पेट के अंदर एक हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिटोनियम है, ये वहाँ के जरिए इसका डायलिसिस किया जाता है, इसलिए इसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। आए देखते हैं सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस को। जी, पेरिटोनियल डायलिसिस
पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है कि हमारे जो पेट होता है या एलिमेंट्री कनाल या जिसे गट भी हम कहते हैं, यहाँ पे कैविटी मौजूद होती है। वहाँ पे क्या होता है, इसको पंप किया जाता है फ्लूइड को। डायलिसिस जो फ्लूइड होता है हमारे पास, यानी कि जो हम फ्लूइड बॉडी के अंदर डालना चाहते हैं उसको हम पंप करते हैं। पंप करने के दौरान क्या होता है, वो फ्लूइड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब जो जो ये कैविटी है हमारे पास, वो क्या आ जाती है, पेरिटोनियम के साथ लगी होती है। ठीक हो गया। अब उसके साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। पेरिटोनियम मैंने अभी आपको बताया था कि पेरिटोनियम बेसिक तौर पे हमारा जो पेट होता है इसके इंटरनली एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक हो गया। वहाँ पे ये कैविटी या जो हम डायलिसिस जो फ्लूइड होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, पंप करते हैं। अब जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, हम ये डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे पंप करते हैं, ये हमारे पास वो पार्ट है। ठीक हो गया। ये सारे हमारे पास अनदर बॉडी ऑर्गन्स हमारे पास मौजूद है। अब ये जो आपको नज़र आ रही है ये पेरिटोनियल कैविटी है हमारे पास। ठीक हो गया। हमारे जो पेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। अब यहाँ पे वो तमाम के तमाम जो वेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें मूव कर लेते हैं यहाँ से, फिर अनदर हम यहाँ से उनको बाहर निकाल देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं बात को, तो ये क्या करता है कि जितने भी हमारे जो वेस्टेड होते हैं, ठीक हो गया, ब्लड वेसल्स के ज़रिए क्या कर देता है, डिफ्यूज़ कर देता है इनको। ठीक हो गया। जैसे कि अभी मैं आपको ये डिस्कस बता रहा था यही बात कि जितना भी मटेरियल होता है सारे का सारा यहाँ से इधर एंटर कर देते हैं हम पेरिटोनियम के अंदर। पेरिटोनियम से इजीली हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि नॉर्मली ये एक और पिक्चर आपको इजीली शायद अंडरस्टैंड हो जाएगा उस बात को। जैसे कि आपको ये फ्लूइड नज़र आ रहा है। ठीक है। इस टैंक से हम फ्लूइड इसके अंदर डालते हैं और जितना भी यहाँ से वेस्टेड मटेरियल होता है जो कि हमारी पेरिटोनियम के अंदर, हम उसको पंप कर देते हैं। पेरिटोनियम से हम इजीली उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो पीरियड होता है हमारे पास पेरिटोनियम डायलिसिस का, ये ज़्यादातर हमें डेली करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब डेली करना पड़ता है तो हम ये घर पे बैठ के भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है इसके लिए हमें किसी हॉस्पिटल जाना पड़े। जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, एक पेशेंट सुकून से इजीली अपने घर पे बैठा हुआ अखबार वगैरह पढ़ रहा है और सुकून से सिर्फ एक से हम वेन कनेक्ट करते हैं अपने पेट के साथ और ये सारा प्रोसीजर ऑटोमेटिक चलता जाता है। ठीक हो गया। तो ये डेली होना पड़ता है, तो ज़ाहिर बात है डेली पेशेंट भी फिर उकतास आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है होम्यो डायलिसिस। अब होम्यो डायलिसिस में क्या आता है हमारे पास कि एक डायलाइजर्स होता है। डायलाइजर्स बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि एक पूरा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर पेशेंट की बॉडी का तमाम ब्लड हम निकाल के इसका जो ऑपरेटर्स होता है जिसको हम डायलाइजर्स कह रहे हैं, डायलाइजर्स इसके अंदर डालते हैं। अब ये डायलाइज़र बेसिक तौर पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं और वो क्या करती है, एज अ एक्ट करती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को, यानी कि जितना भी वो वेस्ट होता है उनको नहीं जाने देती, उनको रोक कर साइड पर निकाल देती है और जो बाकी ब्लड होता है वो ऑलमोस्ट फिल्टर हो चुका था उसको अंदर बॉडी के अंदर भेज देती है। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर अभी दिखाते हैं आपको, जैसे कि ये डायग्राम आपके पास। ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से पेशेंट का जो ब्लड होता है वो निकाला जाता है और ये वो डायलाइजर ट्यूब्स हैं सारी। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ से जब ब्लड को सारा गुजारा जाता है तो गुजारने से क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा हमारे पास वाटर या जितना भी वेस्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर वो डायलिसिस फ्लूइड के जरिए क्या आ जाता है, यहाँ से बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। और जितना बाकी हमारा बाकी फ्रेश जो बच जाता है, डायलाइज हो जाता है, तो वो वहाँ से फर्दर जो हमारा ब्लड है वो इस वेन के ज़रिए दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। इसके लिए कोट इसका जो टाइम पीरियड है हमारे पास, ये तकरीबन एक वीक के अंदर हमें 3 टाइम्स परफॉर्म करना पड़ता है। और चूँकि ये पूरा एक सेटअप होता है इसलिए ये हम घर पे बैठ के नहीं करवा सकते, ये हमें इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जैसे कि छोटी सी तस्वीर है, जैसे कि ये पूरी वो मशीनरी है जिसे डायलाइजर्स हेमोडायलिसिस की मशीन है इसके अंदर, और ये पेशेंट इसके यानी कि ये वेंस के ज़रिए ब्लड को निकाला जाता है और फिर इसका सारा ब्लड को फ़िल्टर करने के बाद दोबारा अनदर दूसरी वेंस के ज़रिए या दूसरी जो ट्यूब्स होती है उसके ज़रिए ब्लड के अंदर ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। ठीक हो गया। जी। आगे हमारे पास जो सेकंड टाइप थी किडनी ट्रांसप्लांट की। अब डायलिसिस भी करवाया। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आई डायलिसिस के अंदर कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही है, किडनी को तब्दील करना पड़ रहा है। तो इसकी मेन रीज़न ये भी है कि चूँकि डायलिसिस हमें डेली करना पड़ता है या वीक के अंदर कम से कम 3-4 टाइम्स तो करना पड़ता है। एक तो ये बता जो हमारा पेशेंट होता है वो थोड़ा सा उकतास आ जाता है, ना खुश हो जाता है, वो क्या डेली बार बार
एक ही काम करना पड़ता है तो बंदा उकता सा जाता है। तो ये इसलिए एक ये रीज़न ये भी है। और सेकेंडली अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है कि जब ये डायलिसिस भी हम ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट्स का करते हैं जिनकी जो किडनी होती है ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ वर्क लाजमी कर रही हो, 60% 70% के राउंड अबाउट वो काम लाजमी कर रही हो, तब हम डायलिसिस करते हैं। अब वो किडनी ये भी काम करना क्या आगे छोड़ दिया उसने, यानी कि उसकी लास्ट स्टेज आ चुकी है, इसलिए फिर हमें किडनी क्या करनी पड़ती है, ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम किडनी ट्रांसप्लांट की डेफिनेशन को हैं। इसके अंदर क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्थी किडनी, यानी कि जो पेशेंट है हमारे पास, यानी कि जो इस डिज़ीज़ का पेशेंट है हमारे पास, उसकी किडनी को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी अनदर पर्सन के साथ, ठीक है, जो भी डोनेट करना चाहता है उसके साथ उसको डोनेट कर देते हैं, और इसको हम कह देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। आगे हम बात करते हैं डोनर्स के हिसाब से। अब डोनर हमारे पास लाइव भी हो सकता है और डेथ भी हो सकती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है डेथ से मुराद यानी कि जो मरहूम होते हैं हम उनकी भी किडनी ले सकते हैं। यानी कि जब हमारी डेथ हो जाती है तो कुछ ना कुछ टाइम हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं वो वर्क करते रहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की ये विश होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी अगर डेथ हो जाए तो जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी वर्क कर रहे हो तो इनको डोनेट कर दिया जाए। तो इसके अंदर किडनी वो भी ली जा सकती है हमारे पास, ठीक हो गया, जिस जिस पर्सन की हमारी डेथ होगी हो। लिविंग डोनर की भी ली जाती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो डोनर हो वो हमारा रिश्तेदार ही हो, वो अनदर पर्सन भी हो सकता है। थोड़ी सी डोनर के बाद और थोड़ी सी करते हैं कि मैचिंग के हिसाब से, कि अब किडनी जो है इसका मैच होना बड़ा ज़रूरी होता है, और मैच ऑन करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो टिश्यूज़ के सम प्रोटीन्स होते हैं, और जो पेशेंट होता है यानी कि जो हेल्थी पर्सन होता है और जो डैमेज पर्सन या जो हमारे पास डिजीज़ वाला जो पेशेंट होता है, इन दोनों के कुछ टिश्यूज़ होते हैं प्रोटीन्स के, वो मैच करवाए जाते हैं। अगर वो मैच हो जाएं तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो अब किडनी ट्रांसप्लांट जो हम कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कनेक्ट की जाती है इसके, वो हमारे जाता है यूरिनरी सिस्टम के साथ, या जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो जो डोनेट होने वाली किडनी है उसको इन दो पार्ट्स के साथ क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। तो इस तरह हम इसकी ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं। यानी कि जो किडनी हमने एक हेल्थी पर्सन से निकाली है वो जब हमने पेशेंट से कनेक्ट करनी है तो उसके यूरिनरी सिस्टम के साथ भी हम वो उसकी ब्लड वेसल्स अटैच करते हैं, और ब्लड यानी कि जो हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन दोनों के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक हो गया। आगे हम थोड़ी सी बात कर देते हैं इसकी एवरेज लाइफ की। किडनी जो ट्रांसप्लांट होती है इसकी नॉर्मली जो लाइफ चल जाती है तकरीबन 10 to 15 ईयर्स चल जाती है। ठीक हो, जैसे कि डायलिसिस हमें डेली करना पड़ता था या वीक के अंदर 3 से 4 टाइम करना पड़ता था, ये तकरीबन 10 से 15 साल तक पेशेंट क्या होता है, ईजिली फ्री हो जाता है। ठीक हो गया। लेकिन अब ट्रांसप्लांट भी कभी कभी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक हो गया, नॉर्मली अटैच हो गया, बाद में किडनी ने सही तरह वर्क ना किया, तो अनदर भी हम किसी अनदर पेशेंट्स का भी दोबारा करवा सकते हैं, कि यानी कि अनदर पेशेंट की दोबारा या अनदर हेल्थी पर्सन की हम क्या होता है किडनी को दोबारा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इस टाइम के दौरान जारी बात, अब जारी बात बैक टू बैक तो नहीं किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती, तो जारी बात अब मंथ या 2 मंथ का जितना टाइम आता है तो इस टाइम के दौरान दोबारा डायलिसिस की ही तरफ तवज्जो देते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब ट्रांसप्लांट हो गई। अब ट्रांसप्लांट होने के बाद भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। उसमें हमारे पास जो पहली प्रॉब्लम आती है वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस की आती है। यानी कि अब जो हमारे टिश्यूज़ हैं, अब हमने एक हेल्दी पर्सन की किडनी लगा ली, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो उन्होंने उस किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे। तो इस तरह हमारा जो ट्रांसप्लांट हुई है वो ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि वो फेल हो जाती है, क्योंकि वो जब वर्क ही नहीं कर रही सही तरह, तो इसलिए हमारे टिश्यूज़ क्या जाते हैं, रिजेक्शन लगाते हैं। ये एक प्रॉब्लम आती है आफ्टर ट्रांसप्लांट आती है, क्योंकि पहले हमें आइडिया नहीं होता इस चीज़ के बारे में कि ये जो किडनी है ये इसके ऊपर वर्क करेगी कि नहीं करेगी। क्यों, हम नॉर्मली एक टेस्ट करते हैं, टेस्ट के ऊपर सिर्फ हम उसके प्रोटीन्स मैच करवाते हैं, वो मैच हो जाते हैं, हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो वही टिश्यूज़ वो उस किडनी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। सेकेंडली बात आती है इन्फेक्शंस की, क्योंकि ऑपरेट हुआ होता है तो उस वजह से इन्फेक्शन भी हो जाती है। इन्फेक्शन हो जाए तो इस तरह भी हमारी जो किडनी है वो भी ट्रांसप्लांट कर देती है, फेल हो जाती है, और हमें ये भी एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसकी। फिर आती है हमारे पास कुछ हमारे जो बॉडी के साल्ट्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई तवाज़न नहीं रहता। अब जब उनके अंदर किसी किस्म की बैलेंसिंग नहीं रहती तो इसके दौरान दो किस्म के हमारे पास प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। एक
बोन प्रॉब्लम आती है और एक सेकंड हमारे पास आती है अल्सर्स की प्रॉब्लम आती है। अल्सर बेसिकली छोटे छोटे से ज़ख्म होते हैं, ठीक हो गया, जो कि हमारी किडनी के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह बोन्स प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक हो गया, बोन्स स्वेलिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, और ये थोड़ा सा अपने आप को वीक फील करना शुरू करते हैं। तो ये थी आज हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था हमारे पास, किडनी फेलियर के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी चीज़ की आपके जहन में कोई चीज़ अनदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो पूछ सकते हैं, आप वो कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।